हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 11 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर मॉडल सेट 11 है बट गलती से 101 हो गया, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग में किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है गोल्फ में, यानी कि गोल्फ एक खेल है जो कि सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था और आधुनिक गोल्फ में पुरुषों के ग्रैंड स्लैम में टूर्नामेंट होते हैं और मास्टर अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ओपन, ब्रिट्स ओपन और प्रोफेशनल गोल्फर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका चैंपियनशिप इस तरह से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कि इसमें खेला जाता है और इस शब्द का प्रयोग जो है गोल्फ में किया जाता है। अगला प्रश्न है काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो जो काजू उगाने के लिए जो सबसे ज़रूरी होती है वो लाल लैटराइट मृदा, ठीक है। यानी कि एक ऐसी मिट्टी होती है जो कि निर्माण के ऐसे भागों में हुआ जहाँ पर शुष्क एवं अर्ध मौसम बारी बारी से होता है, ठीक है। और यह लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है और इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूना इस तरह के अधिक हैं और गहरी लेटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अगला है तमिलनाडु में के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है, ठीक है। मुरुगा एक ऐसा चीज है जो कि इनको समर्पित है, तो वो है थाई पुषम, ठीक है। थाई पुषम एक यानी पोंगल तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है और इसी अवसर में जलकट्टी खेल खेला जाता है। ओनम केरल का मुख्य त्यौहार है और तमिलनाडु में कुछ प्रमुख त्यौहार हैं जैसे थाई पुषम, महामहम, थिराउयारू इस तरह के बहुत सारे पर्व हैं जो कि तमिलनाडु में मनाए जाते हैं और ये थाई पुषम एक ही ऐसा पर्व है जहाँ पर भगवान मुरुगा को समर्पित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो जो पहली है वो है हिमा कोहली, यानी कि 1959 ईस्वी में अन्ना चांडी भारत की केरल हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी और लीला सेठ 20 अक्टूबर 1930 से लेकर 5 मई 2017 तक जो है भारत में उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने के श्रेय में उन्हीं को जाता है और वो देश की पहली ऐसी महिला भी थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया। इस तरह से इनका जो है बहुत सारा है। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो उन्होंने स्थापना की थी 1897। यानी मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुनर्जागरण के पुरोध स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता के मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर में हुआ था और माता भुवनेश्वरी देवी प्रेम से उन्हें वीरेश्वर पुकारती थी, लेकिन नामकरण संस्कार के समय उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया और उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर में 1897 ईस्वी में किया जो आज भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो जो स्थित है वो है अयोध्या, यानी कि उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं और अभी तो अयोध्या का एक जो है त्यौहार की तरह लोग अयोध्या में अभी राम जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा उसके बारे में अभी अयोध्या बहुत ज़्यादा ही है। तो ये क्या है, एक अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है और मान्यता में इस नगर को मनुष्य से बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, मतलब जिन्हें युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। इसे कौशल जनपद भी कहा जाता है और मुगल काल में इस शहर का नाम फैजाबाद रखा गया था और परंतु उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पुनः इस शहर का नाम अयोध्या किया है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें की सूची इस प्रकार है जैसे हिंद स्वराज 1909, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, एक आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, भारतीय गृह नियम, पाथवे टू गॉड, मतलब इस तरह के जो हैं पुस्तक।
हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के की है, मतलब हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के क्या है, तो ये कर्नाटक के जो है वो भाषाएं हैं। यानी कर्नाटक का प्रमुख भाषा है कन्नड़, पर कर्नाटक में भाषा की जो विविधता बहुत ही ज़्यादा है और कर्नाटक राज्य में बेंगलोर जिले में 107 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 22 अनुसूचित और 84 अनुसूचित है। ठीक है, तो भाषाएं जो हैं हक्की पिक्की और सिद्धि भाषाएं ही हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, तो वो है शनि। यानी कि शनि, मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी खगोलवादियों में के अनुसार सबसे अधिक चंद्रमा के मामले में शनि ग्रह बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया है और शोधकर्ताओं ने इस ग्रह को जो है चारों ओर चक्र लगाकर 20 नए चंद्रमाओं की खोज की है और इनकी संख्या जो है 82 हो गई है, जबकि बृहस्पति के चारों ओर 79 चांद चक्कर लगाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या है, संसद का हिस्सा होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो हमारे भारत में राष्ट्रपति को राज्य प्रमुख माना जाता है और इसीलिए उसे संघ के कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद का परिषद सिर्फ राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है, तो जो राज्य सरकार को निर्देश देता है वो है अनुच्छेद 40। यानी कि अनुच्छेद 40 के अनुसार संविधान के राजनीति निदेशक तत्व अंतर्गत पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो किया गया अनुच्छेद 280 के तहत। यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग व्यवस्था की गई है और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा 5वें वर्ष में आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वो नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यानी संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है और उसमें भी उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, तो जो रखा गया था वो है 4.0%। यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 2012 से 2017 है, जिसका उद्देश्य तीव्र सतत एवं समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना है। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए औसत वार्षिक विकास दर लक्ष्य जो है 4.0% रखा गया था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं था, तो विद्रोही बनाने का कारण था अधिकारों की अक्षमता। ठीक है, यानी कि 1857 के विद्रोह के कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों के जो अक्षमता नहीं थी, बल्कि उनके धार्मिक, राजनीतिक नीतियां और भारतीयों के साथ भेदभाव प्रमुख कारण था। और तत्कालिक कारण धार्मिक ही था, जो कि सैनिक को गाय के और सूअर की चर्बी लगे और दांत को से खींचना पड़ता था, तो इसलिए यहाँ पर धार्मिक जो है वो इसका मेन कारण था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, तो कहा जाता था कि चांदनी चौक से पालम। यानी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। और वास्तव में भारत में ईस्ट इंडिया के शासन के बाद बहादुर शाह जफर नाम मात्र शासक रह गए थे, जिनको 1857 के विद्रोह के बाद रंगून म्यांमार निर्वासित कर दिया गया था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, तो जो इसके खिलाफ हैदराबाद का निजाम। यानी इन्होंने जो है, मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पूर्व ही विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था और हैदराबाद के निजाम में अंग्रेजी कंपनी को नियंत्रण के खिलाफ विरोध नहीं किया था। और तमिलनाडु में पोलगारों ने वर्ष 1805 ईस्वी में आसपास विद्रोह कर दिया था, जो कि बेलूथम्पी ने वर्ष 1802 से 1809 ईस्वी तक त्रावणकोर में अंग्रेजी के विरोध किया गया था। नील विद्रोह, ठीक है, किसके बारे में था, तो नील विद्रोह जो था वो
था। रयात नील के खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। यानी वहाँ के लोग जो थे वो नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन लोगों से जो है इसको ज़बरदस्ती इनसे खेती करवाई जा रही थी। 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था, तो इनका तत्कालीन कारण जो था वो था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। यानी कि महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर यानी दक्कन जिले के किसानों को साहूकारों के विरोध 1874 से 75 ईस्वी में किया गया, और साहूकारों और महाजनों के चंगुल से बचने के लिए 1874 ईस्वी में सिरुल तालुका के बारडाह गांव में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जो कि देखते देखते 6 तालुकों में 33 स्थानों पर फैल गया, और 12 मई 1875 में भीमरथी तालुक सुपा कस्बे में यह आंदोलन हिंसक हो गया था। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए, बहुत लोगों के बीच में हुए, लेकिन जो कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है, रजनी पाम दत्त ने कहा वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो उन्होंने जो राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कि रजनी पाम दत्त ने कांग्रेस की उत्तरदायी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा था कि वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी, जो कि वर्ष 1905 में उत्तरवादी नीति से अपनाती रही। ठीक है, और कांग्रेस ने वर्ष 1905 से अपनी राजनीति में कुछ बदलाव किया था। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो जो समाचार पत्र नहीं था वो था द टाइम्स ऑफ इंडिया। यानी कि भारत में अंग्रेजी द्वारा संपादित समाचार पत्रों में प्रमुख इस प्रकार थे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी में, और उसके बाद स्टेट्समैन 1870 में, फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर, इलाहाबाद, सिविल एंड मिलिट्री गजट 1876 ईस्वी में, लाहौर और इंग्लिशमैन आदि। इस तरह से जो थे वो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं थे। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजद्यासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो जो सही है वो पहचाना तो है आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुल्ले, नौरोजी फुरदोनौजी। ठीक है, तो ये लोग जो थे वो प्रार्थना समाज में जो थे संस्थापक थे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब? जब वो जाने लगे तो वो सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त किया। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि वर्ष 1897 में रैंड यमहास्ट की हत्या के बाद चले मुकदमे के दौरान दी गई, और रैंड की हत्या का समर्थन करने के कारण तिलक को 18 महीने की जेल भी हो गई थी। सरकार के विरोध में, ठीक है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो भगत सिंह की उम्र जो थी वो थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, यानी 21 या ऐसे इसको बोल सकते हैं 21-22 के बीच में। तो यहाँ भगत सिंह का जो जन्म था 18 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था, और उन्होंने सरकार के विरोध में असेंबली में सेफ्टी बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 में बम फेंका था, और उस समय भगत सिंह की आयु जो थी 21 वर्ष 6 माह और 10 दिन थी, और उनके साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो ये जो हुआ था वो हुआ था रोलेट सत्याग्रह। ठीक है, यानी कि जालियांवाला बाग नरसंहार रोलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, और रोलेट एक्ट 1919 इस भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के दबाने के लिए उद्देश्य में निर्मित किया गया था, और इसके विरोध में पंजाब में जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में सभा आयोजित की गई थी, और उस सभा में जनरल डायर ने गोली चलवाई और इसमें हजारों लोग जो है वो शहीद हो गए थे। कुंवर सिंह अंग्रेजी के खिलाफ, ठीक है, कुंवर सिंह जो थे अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो जिस जगह पे शामिल हुए वो था आरा। यानी कि
जुलाई 1857 में बिहार के आरा में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में नृत्य किया था, और जिसमें कुंवर सिंह पराजित हो गए थे और उसके बाद इनका निधन हो गया था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो जो अंग्रेज ने वो था बिहार, यानी कि बिहार में अब झारखंड में आदिवासियों ने 18वीं सदी को से लेकर 20वीं सदी तक बिरसा मुंडा का नृत्य में विद्रोह प्रारंभ किया था, और यह जनजातियों द्वारा सबसे सशक्त प्रारंभिक विद्रोह था। इसमें हजारों आदिवासी जो थे वो शहीद हो गए थे, और इस विद्रोह में उलगुलान के नाम से जाना जाता था। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो पहला सत्याग्रह उनका था चंपारण सत्याग्रह, जो कि हम लोग अपने से 8-9 के बुक में भी, हिस्ट्री के बुक में भी पढ़े हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में अपने प्रसिद्ध अस्त्र सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम चंपारण यानी बिहार में किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो सरकार का विरोध जो है वो हुआ चौकीदारी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर का ना अदा करने का आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन में मुंगेर, सारण तथा भागलपुर जिले में काफ़ी सफल रहा। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो उन्होंने इस्तीफा दिया राजनैतिक बंदियों को छोड़ना, यानी फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार के राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के विवाद में इस्तीफा दे दिया था। और बिहार सरकार का गठन जो है वर्ष 1937 ईस्वी के चुनाव के आधार पर हुआ था, जहां के पहले प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री कहा जाता था, और कांग्रेस के ओर से जो था वो सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया और सरकार का गठन भी हुआ था। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, ठीक है, एस राधाकृष्णन। तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो 1965 में युद्ध हुआ था, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत पाक संघर्ष में समय भारत के राष्ट्रपति बीवी गिरी थे। सबसे बड़ा नदी मुहान है? तो सबसे बड़ा नदी मुहाना जो है वो है नील नदी का मुहाना, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा गंगा नदी का डेल्टा, और यह बंगाल की खाड़ी से शीर्ष पर बांग्लादेश में स्थित है, और 350 यानी 350 किलोमीटर चौड़ा यह डेल्टा अत्यधिक उपजाऊ है, और बांग्लादेश में इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जबकि समान रूप से इसके गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा के नाम से ही जाना जाता है। तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति है? तो तलवंडी स्थान से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो है गुरु नानक, यानी कि सिख धर्म के संस्थापक एवं सिखों के प्रथम गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, और इनका जन्म जो है पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, जो कि अब ननकाना साहिबा, ठीक है, ननकाना साहिबा के नाम से विख्यात है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो इसमें कथन सही नहीं है वो है यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो ये जो है वो सही नहीं है, बाकी जो कथन है वो बिल्कुल सही है। यानी कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक के रूप में कार्य करता है, और यह भारतीय की स्वतंत्रता और संविधान का जो है संरक्षक है, और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों के उठने वाले विवादों की जांच और अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। बेलाडीला यानी छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? बेलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के कारण, ये जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है, झारखंड राज्य का जो है स्थापना दिवस कब है? तो वो है 15 नवंबर, यानी कि मैं आपको बता दूं कि 15 नवंबर 2000 में, ठीक है, 2000 को बिहार का विभाजन करके 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ था, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। नवरत्न किसके शासनकाल में संबंधित थे? तो नवरत्न जो है वो इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई भी नहीं थे जिसके काल से संबंधित थे, यानी कि नवरत्न मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की राज शोभा बढ़ाते थे, और नवरत्नों में सम्मिलित थे बीरबल, अबुल फजल, डोटरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसी
अब्दुल रहीम खान खाना मुल्ला, 2 प्याज तथा हाकिम हुक्काम। इस तरह के लोग जो थे वो इससे संबंधित थे, बाकी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किनकी मौत अनशन के दौरान हो गई थी? तो अनशन के दौरान जिनकी मौत हुई थी वो वासुदेव बलवंत फड़के, यानी कि काला पानी की सजा में वासुदेव बलवंत फड़के आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 में प्राण त्याग दिए थे। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया? तो ये जो है वो किए थे रोलेट एक्ट के विरोध किए थे। शब्द किस धर्म का गीत है, यानी शब्द जो है वो किस धर्म का गीत है? तो ये जो है वो है सिख धर्म का। यानी कि मैं आपको बता दूं कि शब्द कबीर का उपदेश है जो कि सिखों के अति ग्रंथ में संकलित है। भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? तो न्यूनतम वर्षा होती है लद्दाख, यानी कि भारत में जम्मू कश्मीर में स्थित लद्दाख हिमालय में पृष्ठीय छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण सबसे कम वर्षा प्राप्त कर पाता है और यहाँ की जलवायु जो है आर्कटिक सदृश और शीत मरुस्थलीय है। बुल एवं बियर संबंधित है। बुल एवं बियर जो है वो किस संबंधित है? तो ये संबंधित है शेयर बाजार से, यानी कि जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतों में बढ़ाना चाहते हैं जैसे तेजरिया कहलाता है, और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतों को गिराने की आशा करके उस वस्तु को भविष्य में देने का वादा करके बेचता है वो है मंड्रिया कहलाता है। तो इस तरह के जो है बुल एवं बियर संबंधित है, वो संबंधित है शेयर बाजार से। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है संस्कृत शिक्षा, यानी कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी के शिक्षक थे और इनके अनुसार उत्तरदायी पश्चात शिक्षा के अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश में प्रशासन में भाग दिला सकती है, और वो संस्कृत शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है वो है यांगटिस्कियांग, ठीक है, यांगटिस्कियांग। त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है? तो त्रिपुरा जो है भारत के उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी कि त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है और इसके 3 तरफ बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और केवल उत्तर पूर्व में असम तथा मिजोरम से जुड़ा हुआ है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो है नेपाल में, यानी कि माउंट एवरेस्ट हिमालय नेपाल में स्थित है और विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो जो उत्तरदायी होती है वो है संसद, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ संसद से जो है वो उत्तरदायी होती है और संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के कार्यों के लिए संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये जो है वो प्रकाशित हुआ था 1912 ईस्वी में, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना दिसंबर 1911 में की थी और इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और यह सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। आत्मसीमकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो ये कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति के पूर्व। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा से निर्वाचन हुआ था, तो इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, यानी डॉक्टर अम्बेडकर को बम्बई विधान परिषद के द्वारा संविधान सभा हेतु मनोनीत नहीं किया गया और जहां के वो निवासी थे, बल्कि बाद में उनके समर्थकों ने उन्हें जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा में संविधान सभा के लिए मनोनीत कराया था। AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इस संक्रमण का इलाज मुश्किल से हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम को बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे AMR का पूर्ण रूप क्या है? तो AMR का जो पूर्ण रूप है वो है
माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी एक ऐसी बीमारी है जो कि 20वीं सदी के शुरुआत से पहले सामान्य और छोटी बीमारियों का छुटकारा पाने में महीनों लगते थे, लेकिन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो है वो एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटीवायरल दवाई का इस्तेमाल में बीमारियों के त्वरित और सुविधाजनक इलाज होने लगा। और इस इलाज में जो है वो लोगों को बहुत AMR में पूर्ण रूप से इसका जो है अच्छे से इलाज होने लगा और बहुत कम समय में लोगों की बीमारियां जो हैं वो कम होने लगी। को आम तौर पर मिल्क शुगर यानी दूध शकरा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो दूध में जो पाया जाता है वो है लैक्टोज, ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं कि दही और दूध में लैक्टोज पाया जाता है, फल में फ्रैक्टोज पाया जाता है, चीनी में सुक्रोज पाया जाता है और ग्लूकोज में रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मुक्त स्रोत ओपन सोर्स यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है विंडोज़। यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सामान्यतः फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें कि आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन सोर्स डेवलपर्स और जानबूझकर ही इन्हें बनाते हैं, जहां इसकी स्कोर कोड जो है पब्लिकली अवेलेबल करा देते हैं और इसके जो है दूसरे लोग इससे भला हो सके ये पब्लिश एवं ओपन सोर्स लाइसेंस के साथ करते हैं, जिसका मतलब है कि दूसरे डेवलपर्स भी आपके कोड को देख सकते हैं और इनमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ओपन ऑफिस, मोजाइला, फायरबॉक्स, इस तरह के जो हैं बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो होते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया है? तो है W. वाटसन, ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि सभी द्रव जो होते हैं वो गर्म किए जाने पर आयतन से बढ़ते हैं, परंतु जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। इसका अर्थ है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है, तो वो जो है वो मनुष्य की रक्षा करता है वो है पराबैंगनी किरणों से। यानी कि ओजोन जो है O3 एक गैस है और ये समुद्र की सतह में 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और यह क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो ये जो है वो निकलती है हीरा के जलने पर। यानी हीरा कार्बन एक और रूप है, ठीक है, और यह इसके जलने पर जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है वो है Cu+Zn, यानी कि पीतल, तांबा एवं जस्ता जो है Cu+Zn की मिश्र धातु है और कांसा, तांबा एवं टीन जो है Cu+Sn की मिश्र धातु है। नीचे दिए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो जो तीव्रतम गति से करती है वो है लकड़ी। यानी कि ध्वनि की चाल में गैसों के सबसे कम द्रव में उससे अधिक होती है और ध्वनि का वेग वायुक्रमानुपाती होती है, जो कि उस वस्तु का घनत्व कम होगा और उसमें ध्वनि का वेग अधिक होता है। इसलिए लकड़ी का घनत्व ईंट के घनत्व से की तुलना में कम होता है, इसलिए लकड़ी जो है ध्वनि के वेग में अधिकतम होगा। दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण काम में लाते हैं, तो दाढ़ी बनाते समय हम जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वो है अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता जो है त्रिज्या अधिक होती है, जिससे चेहरे का सीधा बड़ा तत्व और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, स्थिर होता है, वह दिशा है, तो वह दिशा जो है वो है उत्तर दक्षिण। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन जो है वो होता है 9.8 न्यूटन, ठीक है, 9.8 न्यूटन। यानी कि 1 kg यानी
1 गुना ग्राम मतलब 1 गुना 9.8 न्यूटन, इस तरह से जो होता है इसका। ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे जो है वो है लंबवत, यानी कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यंत्रिका तरंग होती है, जिनका यंत्रिका तरंगों की आवृत्ति 20 Hz हो, यानी 20,000 Hz के बीच होती है, और इनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक छूलने का समय होगा, तो इसका समय होगा 2 गुना। एक कार की गति एवं समय का ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। कार का वजन भार यानी 1 किलोग्राम है। कार द्वारा प्रथम 2 सेकंड में की गई यात्रा की दूरी क्या है? तो यहाँ पर इसकी दूरी है 15 मीटर। अब 15 मीटर तो मैं आपको बता दूं पहले कि यहाँ पर दिया हुआ है गति, फिर समय सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो इसको निकालेंगे तो हमें 15 मीटर आ जाएगा। अगर आप लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 के कराने पर बनती है, तो ये H2 के कराने पर बनती है वो है मीथेन, यानी कि अभिक्रिया का जो प्रकार होता है वो संपन्न होता है, जो कि CO प्लस 3H2O यानी 300 डिग्री सेल्सियस यानी CH4 प्लस H2O इस तरह से होता है, तो इसका जो है मीथेन में होता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, तो वह जो है वो करता है कोई भी कार्य नहीं करता है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो सीमांत घर्षण जो है वो निर्भर करता है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जो है वो किया जाता है जहाज एवं वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, यानी कि रडार का उपयोग जहाज वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है, और रडार विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से कार्य करता है। वृत्ताकार आकृति वाला और USSR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? तो वो उपग्रह कौन सा था? वो था स्पुतनिक, यानी कि सर्वप्रथम 4 अक्टूबर 1957 को USSR ने वृत्ताकार आकृति वाला भू उपग्रह यानी स्पुतनिक छोड़ा, और USSR की ही श्रीमती बेल्टिना तेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो जो ओर करती है वो है चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का, यानी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, और इसका बाह का रासायनिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल की अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि वो अधिक लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तल तुलना के अत्यल्प है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तो ग्रीष्म काल में हमें जो सफ़ेद रंग की वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप में कम अवशोषण करते हैं, और इस वजह से जो है हमें सफ़ेद वस्त्र का उपयोग करने का जो है सलाह दिया जाता है। और सफ़ेद वस्त्र में जो है ग्रीष्म काल में वो ताप को जो है वो कम अवशोषण करते हैं, और सफ़ेद वस्त्र ताप को प्रवर्तित करता है, जो कि काला वस्त्र ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए इसे ग्रीष्म काल में धारण करने की सलाह दी जाती है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो जो समय का मात्रक नहीं है वो है प्रकाश वर्ष। तो हमारा अगला प्रश्न है जो कि ये है, और इसका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग मान किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए फिर से इसको एक बार जो है आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस तरह के सवाल जो कैसे बनते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने मेरे पूरे वीडियो को देख लिया उनको तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, अगर सॉल्व हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं भी होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व करके अगले वीडियो में बता दूँगी। तो इसका आंसर ये रहा, और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि कैसे। अगला प्रश्न हमारा है, ए और बी किसी कार्य को, ठीक है, ए और बी किसी कार्य को
क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य के 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका जो है कि 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो ए तथा बी द्वारा 8 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है कि ए और बी के 8 दिन में किया गया कार्य। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8/24 प्लस 8/40। ठीक है, इक्वल टू 1/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 8/15। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसको समझ गए कि इसको मैं कैसे सॉल्व की हूँ। और फिर से मैं अपनी इस वीडियो में बता दूँ कि स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से मुझे मिटाना पड़ता है, बट आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अब शेष कार्य हमारा, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 - 8/15 इक्वल टू 7/15, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस हो गया तो 7/15। अब सी को पूरा कार्य करने में लगा समय लिखेंगे कि सी को पूरा कार्य करने में लगा समय इक्वल टू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 14 गुना, ठीक है, 14 गुना 15/7 इक्वल टू 30 दिन। यहाँ पर हम लोग गुना करके डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30 दिन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे कि ए तथा सी को पूरा करने में, ठीक है, पूरा कार्य करने में ए तथा सी को पूरा कार्य करने में लगा समय। ठीक है, ए तथा, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मैं इसको लिखूंगी नहीं क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं इतना नहीं लिख पाऊंगी। तो ए तथा सी को पूरा कार्य करने में लगा समय, तो 1/24 प्लस 1/30 1/24 प्लस 1/30 इक्वल टू 5 + 4/120 यानी कि 9/120। ठीक है, अब ए तथा सी को 75% कार्य करने में, ए तथा सी को 75% कार्य करने में लगा समय, तो 120/9 गुना 3/4। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 10 दिन। तो 10 दिन में वो अपने काम को ख़त्म करेंगे। सुलेखा 1040 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी से विक्रय मूल्य पर बराबर लाभ पर बेचती है। 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। यानी हम लोगों को 5 किलो चीनी का जो है मूल्य ज्ञात करना है। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं कि मैं इस तरह के सवाल, यानी क्रय विक्रय मूल्य, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरह के सवाल जो है मैं अपने वीडियो में बताएं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को देखें, ताकि उनको समझ में आ जाए कि इस तरह के सवाल जो हूँ किस तरह से मैं बनाई हूँ और समझाई हूँ, तो उनको आसानी से जो है वो समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 36 किलोग्राम चीनी, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि 36 किलोग्राम का विक्रय मूल्य, 36 किलोग्राम का क्रय मूल्य, ठीक है, और 10 किलोग्राम का विक्रय मूल्य, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर 36 में से 10 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले माइनस में कि 36 किलोग्राम का विक्रय मूल्य माइनस 36 किलोग्राम का क्रय मूल्य इक्वल टू 10 किलोग्राम का विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ तक मैं इसको नहीं लिखूंगी, थोड़ा लंबा है, तो इसको मैं बता रही हूँ, उसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद 26 किलोग्राम, ठीक है, 26 किलोग्राम इक्वल टू 36 किलोग्राम। 26 किलोग्राम क्या हो गया विक्रय मूल्य और 36 किलोग्राम क्या हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, का क्रय मूल्य। अब 26 किलोग्राम का विक्रय मूल्य इक्वल टू 36 किलोग्राम का क्रय मूल्य, यानी क्या हो गया 1040, यानी 1040 रुपये। ठीक है, और उसके बाद 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य हम किस तरह से लिखेंगे कि 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य इक्वल टू 1040, यानी 1040/26। इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 40 रुपये। अब 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य हमें क्या करना है, तो लिखेंगे कि 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य इक्वल टू 40 गुना 5 इक्वल टू 40 गुना 5 इक्वल टू 200। 0.07359 में 3 के स्थान का मान कितना है, तो 3 के स्थान का मान
कितना है, तो 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान हम लोग लिख सकते हैं 0.003 इक्वल टू 3/1000। ठीक है, 3/1000। किसी वस्तु के सूची मूल्य यानी लिस्ट प्राइस पर 30% और 16% के 2 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच रुपए में अंतर ज्ञात करें। तो रुपए में अंतर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो माना कि अंकित मूल्य इक्वल टू x रुपये, माना कि अंकित मूल्य इक्वल टू x रुपये, तो x गुना 70/100, x गुना 70/100 गुना 84/100। ठीक है, 84 इक्वल टू 1176 रुपये, यानी 1176 रुपये। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये। अब इसमें हमें क्या अवशिष्ट अंतर को ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 2000 माइनस 1176 रुपये इक्वल टू 824 रुपये। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या 5m, 83m, 4m, 1 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 + m + 8 + 3 + m + 4 + m + 1। ठीक है, +1 इक्वल टू 21 + 3m। ठीक है, अब m इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू 2, तो 21 + 3 गुना 2 इक्वल टू 27। ठीक है, इक्वल टू 27। अब m इक्वल टू 8। ठीक है, m इक्वल टू 8, तो 21 + 3 गुना 8। ठीक है, इक्वल टू 45। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब मैं इसको मिटा रही हूँ, और अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसको और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब जो अवशिष्ट गुणनफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 8 गुना 2 कर देंगे, तो 8 दूनी का 16। ठीक है, 8 दूनी का 16। अगला प्रश्न हमारा है, किसी धनराशि को a, b और c के बीच क्रमशः 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि b का हिस्सा 15,000 रुपये है तो b और c के हिस्से में अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर a, b और c का हिस्सा क्या है, मान लीजिए a 2x, b 3x और c जो है वो 7x। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका मान ले लिए। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 3x इक्वल टू 15,000 है। ठीक है, 3x इक्वल टू, यानी कि b जो है वो 15,000 है। ठीक है, 15,000। तो अब यहाँ पर x इक्वल टू 15,000/3, तो 15,000/3, तो 15,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 5,000 आएगा, 5,000 रुपये। अब यहाँ पर b और c को लिखेंगे, b तथा c के हिस्से का अंतर, तो b तथा c के हिस्से का अंतर इक्वल टू लिख सकते हैं 7x माइनस 3x इक्वल टू 4x। ठीक है, 4x। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुना 5,000, 4 गुना 5,000 इक्वल टू 20,000। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? तो यहाँ पर 45% माइनस 30% कर देंगे तो 15%। ठीक है, इक्वल टू 50 + 25 यानी कि 15% इक्वल टू 75। ठीक है, तो 100% इक्वल टू 75/15 गुना 100,
प्रतिशत ऐसे ही निकाला जाता है, गुना 100 इक्वल टू यहाँ पर 500। ठीक है, कोई कार 40 किलोमीटर घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर घंटा की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुल दूरी तय करने के लिए कार की औसत चाल किलोमीटर घंटा में ज्ञात करें। तो यहाँ पर औसत चाल, यहाँ पर लिखेंगे कि औसत चाल इक्वल टू 48 प्लस 52 बटा 48 बटा 40, 48 बटा 40 प्लस 52 बटा 65। इसको इस तरह से हम लोग लिख देंगे। इक्वल टू 100 बटा 6 बटा, यहाँ पर लिखेंगे 100 बटा 6 बटा 5, 6 बटा 5 प्लस 4 बटा 5। ठीक है, 4 बटा 5 यानी इक्वल टू 100 गुना 5, 100 गुना 5 बटा 10 यानी कि 50। यहाँ पर गुना करके डिवाइड कर देंगे तो 50 आ जाएगा। समूह ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन समूह बी के 25 व्यक्तियों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है। समूह बी के 25 व्यक्तियों का औसत वजन समूह सी के 20 व्यक्तियों के औसत वजन से 2.5 यानी 2.5 किलोग्राम अधिक है। यदि समूह ए के 30 व्यक्तियों के कुल वजन 1725 किलोग्राम है तो समूह ए और सी के व्यक्तियों की कुल औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा। तो यहाँ पर बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर वजन ज्ञात करना है तो हम लोग 20, यहाँ पर सभी का दिया हुआ है कि सी में 20 व्यक्ति, औसत वजन 2.5, ए में 30 व्यक्ति, इस तरह से सारा दिया हुआ है। तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें टोटल जो होगा 55.3। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करूँगी। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबी एक पुल को पार कर सकेगी। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की गति इक्वल टू, रेलगाड़ी की गति क्या है 144। ठीक है, 144 किलोमीटर घंटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रेलगाड़ी की गति इक्वल टू 144 किलोमीटर घंटा। तो इक्वल टू 144 गुना 5/18 इक्वल टू 40 मीटर। अब जो हमारा अपशिष्ट समय है तो 150 प्लस 250 बटा 40 यानी कि 400 बटा 40। तो 400 बटा 40 इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है। तो 1 और 50 के बीच में टोटल जो है वो 1 से 50 के बीच में जो टोटल कुल अभाज्य संख्या आती है वो है 15 अभाज्य संख्या। 15 अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। इस तरह से 15 संख्या जो है 1 और 50 के बीच में अभाज्य आती हैं। यदि x इक्वल टू -2/3 हो तो 9x² - 3x - 11 बराबर है। तो ये हमारा सवाल जो है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 9x² - 3x - 11 इक्वल टू 9 यानी -2/3 स्क्वायर -3 -2/3 -11 इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पर 9 गुना 4/9 4/9 प्लस 2। ठीक है, 2 - 11। तो यहाँ पर 4 + 2 -11 यानी कि -5। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। 66% हिंदी तथा 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए। तो यहाँ पर हिंदी तथा इतिहास दोनों लेने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत तो 66 + 59। ठीक है, 66 +
59 माइनस 100 और तो यहाँ पर 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25%। तो हिंदी तथा इतिहास दोनों लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या लिखेंगे, हिंदी तथा इतिहास दोनों लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या, तो 3000 गुना 25/100 इज इक्वल टू 3000/4 इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे तो 750। यदि x इक्वल टू ब्रैकेट 0.00001225 बटा 0.000539 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा जो है वो सवाल है, ठीक है, इसको लिख देंगे। अब हमें x का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1225 बटा 5329 यानी 5329। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 35/73। 50% अल्कोहल का मात्रा वाले 9 ग्राम लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो अल्कोहल की मात्रा, तो माना कि x ग्राम पानी की आवश्यकता है, ठीक है, क्या है, माना कि x ग्राम पानी की आवश्यकता है। तो 9 का 50%, ठीक है, 9 का 50%, इस तरह से लिखेंगे कि 9 का 50% इक्वल टू 9 + x गुना 30/100, इस तरह से लिख देंगे 30/100। अब यहाँ पर लिख देंगे 9 गुना 50, ठीक है, बटा 100। तो अब यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू 9 + x, ठीक है, प्लस x गुना 30/100, इस तरह से लिख दिए बटा 100। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 9 + x इज इक्वल टू 9 गुना 50 बटा 30, ठीक है, बटा 30। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे, यहाँ तक 9 गुना 50 बटा 30। तो यहाँ पर 9 + x इज इक्वल टू 15, ठीक है, 15। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 15, 9 है तो 9 में से -15 कर देंगे तो x इज इक्वल टू 6। यदि किसी संख्या का 2/7 भाग 18 है तो उस संख्या का 1/9 भाग कितना होगा। तो माना कि यहाँ पर 9वां भाग पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर माना कि संख्या इज इक्वल टू x, ठीक है, माना कि संख्या इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर x गुना 2/7 इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 63, ठीक है, x इज इक्वल टू 63। तो 1/9 भाग, ठीक है, 1/9 भाग इज इक्वल टू 63 गुना 1/9, तो 9 × 7 = 63, ठीक है। दो संख्याओं का LS तथा MS यानी कि LCM और HCF क्रमशः 90 तथा 3 है। यदि उनमें से एक संख्या 18 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो LCM यानी लघुत्तम और महत्तम बनाने का हम लोग जो है वो जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, LCM गुना यानी कि LCM गुना HCF यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो 90 गुना 3 इज इक्वल टू 18 गुना दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कि दूसरी संख्या इज इक्वल टू 90 गुना 3 बटा 18, 90 गुना 3 यानी कि 270/18। तो 270 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पास टोटल कितना आ जाएगा 15।
5 व्यक्ति 5 केले 5 मिनटों में खाते हैं, तो 20 व्यक्ति 20 केले कितने मिनटों में खाएंगे? तो 5 व्यक्ति 5 केलों को 5 मिनट में खाता है, तो एक व्यक्ति एक केला खाने में 5 मिनट का समय लगाता है। तो 20 व्यक्ति 20 केलों को खाएंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में क्या होगा? एक ही केला जाएगा, मतलब खाने में उससे जो समय लगा वो 5 मिनट का ही समय लगेगा। इसको बनाना नहीं, इसको दिमाग से थोड़ा सा समझ लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा समझ में। किसी कॉलेज के मतदान में जो 2 प्रत्याशियों के बीच था, जिस प्रत्याशी को 62% मत मिले वो 144 मतों से जीत गया, कुल पड़ने वाले मतों की संख्या क्या है? तो हारे हुए प्रत्याशी को मिला वोट, तो 100 माइनस 62 इक्वल टू 38। ठीक है, अब 62 माइनस 38 कर देंगे, अंतर इसमें बता रहे हैं हम, तो 62 माइनस 38 कर देंगे तो 24। ठीक है, अब 24 वोटों का अंतर, तो कुल वोट 100 है, 24 वोटों का अंतर हुआ। ठीक है, और इसमें कुल वोट क्या है? 100 है, तो यहाँ पर 144 है। ठीक है, 144 है, तो 144। ठीक है, 144 इक्वल टू 100 गुना 144 बटा 24। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको हम लोग गुना करके डिवाइड कर देंगे, 144 में 100 से गुना करके उसको 24 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 600। यानी मैं चलिए इसको अच्छे से और सॉल्व कर दूँ, तो 100 गुना 144 यानी कि 14,400। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रही हूँ, उन दोनों को यहाँ पर 100 गुना 144 बटा 24 यानी कि 14,400 बटा 24। अब 14,400 को 24 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा? 600। अगला है, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 12 वर्ष है, परंतु प्रत्येक के उम्र में 4 वर्ष की अंतर है, तो परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र क्या है? तो परिवार में 4 सदस्यों की कुल आयु क्या है? तो 12 गुना 4 यानी कि 12 चौके 48। ठीक है, तो माना सबसे छोटे सदस्य की आयु क्या है? x। माना कि सबसे छोटे सदस्य की आयु इक्वल टू x, तो तीसरे की आयु तो x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4। दूसरे की आयु तो x प्लस 8। ठीक है, अब सबसे बड़े की आयु तो x प्लस 12 कर देंगे। ठीक है, x प्लस 12 कर देंगे, यानी 8 और 4 प्लस करेंगे 12, तो यहाँ पर x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 12। ठीक है, इस तरह से 12 इक्वल टू 48। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 4x प्लस 4x प्लस 24 इक्वल टू 48, तो 4x इक्वल टू 24 यानी कि x इक्वल टू 24 बटा 4, तो 6 चौका 24 यानी कि 6 वर्ष। एक पिता एवं पुत्र की उम्र का अनुपात 3:1 है। यदि वर्तमान में दोनों का उम्र योग 196 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अनुपात क्या होगा? तो दोनों का अनुपात क्या होगा? तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 76:27। अब इसको आप लोग एक बार सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है। और अभी इसी वीडियो में जो पिछले वाला सवाल मैं बताई हूँ, इसी तरह से बस थोड़ा सा अंतर है, तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक क्रिकेट के मैच में भारत ने 6 मैच जीता और 9 मैच हारा, तो जीते गए मैच का प्रतिशत है। तो जीते गए मैच की संख्या क्या है? 6 है, और हारे गए मैच की संख्या क्या है? 9 है। ठीक है, हारे गए मैच की संख्या 9 है, तो कुल मैचों की संख्या क्या हो गया? 6 प्लस 9 तो 15। ठीक है, 15। तो अब माना कि जीते गए मैचों की प्रतिशत x है, माना कि जीते गए मैचों की प्रतिशत x है, तो अब 15 का x प्रतिशत इक्वल टू 6। ठीक है, इक्वल टू 15, 6 नहीं 15। ठीक है, 15, क्योंकि कुल जीते गए मैचों की संख्या 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 15 गुना, ठीक है, 15 गुना x बटा 100 इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 100 गुना 6 बटा 15, इसको कर देंगे हम लोग, गुना करके डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 40% आ जाएगा।
तो हमारा अगला प्रश्न है 1 से 100 के बीच में कितने चार हैं, यानी कितने चार हैं। तो 1 से 100 के बीच में टोटल कितने चार हैं, तो टोटल 20 चार हैं, क्योंकि अगर हम लोग काउंटिंग यानी गिनती लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक तो हम उसमें देखेंगे कि टोटल कितने, जैसे 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 40, 41, 42, 43, इस तरह से मतलब हम लोग लिखेंगे तो इसमें हमें जो है वो अंक मिल जाएंगे कि टोटल कितने चार हैं 1 से 100 के बीच में। 48 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 48 मिनट एक दिन का, यानी कि एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है, हम सबको पता है कि एक दिन में 24 घंटा होता है और एक मिनट का, एक घंटा का 60 मिनट होता है और एक मिनट का 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो 24 घंटा, तो एक दिन में 24 घंटा यानी कि 24 गुना 60 कर देंगे। ठीक है, 24 गुना 60 यानी कि 1440 मिनट। ठीक है, 1440 मिनट। अब माना कि 1440 का x प्रतिशत 48 मिनट क्या है, माना कि 1440 का लिखेंगे कि माना कि 1440 का x प्रतिशत इक्वल टू 48 मिनट। तो यहाँ पर लिखेंगे 1440 गुना x बटा 100 इक्वल टू 48। ठीक है, यानी कि 104, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 144 x बटा 10 इक्वल टू 48। ठीक है, इक्वल टू 48, यानी कि x इक्वल टू 48 गुना 10, 48 गुना 10 बटा 144। तो इन टोटल को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, 3, 1/3%। निम्न श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, 1, 3, 2, 5, 3, 7, तो अगला संख्या क्या होगा। ठीक है, तो 1, 3, तो 1, 3 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो 2, और 2 में 1 प्लस करेंगे 3, इस तरह से मतलब प्लस करेंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा 4 और 9। यानी मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि 1 प्लस 1 तो 2, 1 प्लस 2 तो 3। ठीक है, इस तरह से। फिर इसमें 2 प्लस 1 तो 3 और 3 प्लस 2 तो 5। ठीक है, इस तरह से, यानी कि इसको इसमें फिर इसको इससे इस तरह से जो ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा। निम्नलिखित में बेमेल छाट, यानी फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कैमरा। ठीक है, तो सबसे पहले कैमरा को छोड़कर सभी क्या है, मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं। फुटबॉल मैदान में खेले जाने वाला, हॉकी वो भी, क्रिकेट भी, और कैमरा इसमें क्या है, सबसे अलग है। कैमरा एक तरह का क्या हो गया, वो एक अलग ही हो गया है, खेल से नहीं, और ये तीनों खेल से जुड़े हुए हैं। प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या होगा, ADHMS। ठीक है, तो यहाँ पर A और D, तो A के 3, ABCD, यानी कि 3 अंक के बाद D है। ठीक है, D के 4 अंक के बाद क्या है, H, यानी DEFGH, यानी कि 4। ठीक है, और H के 5 अंक के बाद M है, जैसे HIJKLM, यानी कि 5। ठीक है, और M के ठीक 6 अंक के बाद S है, M के MNOPQS, यानी 6ठे अंक पे है, और S के ठीक 7 अंक के बाद क्या है, Z, यानी STUVWXYZ, यानी 7वें अंक पे, तो Z होगा। अगला है निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी यहाँ पर जो लुप्त संख्या उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अक्षर श्रृंखला का क्रम न्यूनतम है, यानी जिस तरह से यहाँ पर 1 गुना 3 इक्वल टू 3। ठीक है, 5 गुना 6 इक्वल टू 10। ठीक है, 5 गुना 6, 8 गुना 9 इक्वल टू 72। ठीक है, तो 11 गुना 12 इक्वल टू 132। एक संख्या 27 से उतनी ही अधिक है जितनी 77 से कम, वह संख्या क्या है। तो माना कि वह संख्या x है। ठीक है, माना कि वह संख्या क्या है, x है, तो x माइनस 27। ठीक है, x माइनस 27 इक्वल टू 77 माइनस x। ठीक है,
तो यहाँ पर x प्लस एक्स इजक्वल टू 77 प्लस 27, ठीक है, यानी कि 2x इजक्वल टू, ठीक है, 104, 2x इजक्वल टू 104, यानी x इजक्वल टू 104/2, ठीक है। तो कितना आ गया 52, वह संख्या क्या है 52 है। इनमें से कौन एक बेमेल है? आदमी, गाय, बकरी, घोड़ा, ठीक है। तो यहाँ आदमी को छोड़कर अन्य सब क्या है? चौपाया जानवर है, यानी गाय भी पाला जाता है, घोड़ा भी पाला, बकरी भी, और आदमी को छोड़कर यहाँ पर सब एक चौपाया जानवर है। निम्नलिखित में विषम पद ज्ञात करने, 5, 7, 11, 13, 16, 17, इसमें विषम पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अंश सभी क्या है? अभाज्य है, और जबकि 16 क्या इसमें भाज्य संख्या है। ये सारे अभाज्य संख्या हैं, लेकिन 16 इसमें भाज्य संख्या है। निम्नलिखित में विसंगत को छाटिए, सीता, गीता, रामायण, महाभारत। तो सीता नारी है, जबकि शेष 3 क्या है? ग्रंथ है। सीता इसमें क्या है? नारी है, बाकी तीनों क्या है? ग्रंथ है, जैसे गीता, रामायण, महाभारत है सब। यदि लाइफ का संकेत कोड MJGF है तो फियर का संकेत कोड क्या होगा? तो यहाँ पर LIF लाइफ है, ठीक है। तो L के बाद M आता है, I के बाद J आता है, F के पहले G आता है, और E के बाद F आता है, ठीक है। तो उसी तरह से फियर का होगा तो FG, ठीक है, F के बाद G आता है, E के बाद F आता है, A के बाद B आता है, और R के बाद S आता है, ठीक है। तो GFBS। इनमें से कौन सा एक अलग है? यानी कैंची, दर्जी, चाकू, सब्जी, घास काटने की मशीन, घास, कुल्हाड़ी, लकड़ी, इसमें जो अलग है। तो कुल्हाड़ी से लकड़ी और चाकू से सब्जी और घास काटने वाली मशीन से घास काटी जाती है, परंतु कैंची से दर्जी को नहीं काटा जा सकता है, ठीक है। कैंची से क्या? दर्जी को कभी नहीं काटा जा सकता है। जिसमें इसमें जो बेमेल है वो है कैंची और दर्जी। लिप ईयर में 366 दिन होते हैं। इस वर्ष का 1 जनवरी को मंगलवार, तो इस वर्ष के कुल कितने बुधवार होंगे, ठीक है। तो अधिवर्ष में दिनों की संख्या 366 है, ठीक है, अधिवर्ष में यानी लिप ईयर में, ठीक है। और ये 300, तो यहाँ पर 52 गुना 7 प्लस 2 इक्वल टू 52, ठीक है। और 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन, यानी बुध प्लस मंगलवार, ठीक है। तो यहाँ पर 52 + 1 कर देंगे, 52 + 1 यानी कि 53 बुधवार होंगे। अमित बाएं ओर से 50वें स्थान पर है और दाईं ओर से 50वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या यानी 50 + 50 - 1, पंक्ति 1 है, यानी 100 - 1 इक्वल टू 99, यानी कि 99 है। जो संबंध बिल्ली का चूहा से है वही संबंध, तो मैं आपको बता दूं कि आम का फल से, शेर का हिरन से, कलम का लेखक से, राजा का प्रजा से, ठीक है। अब इसमें जिस तरह बिल्ली का चूहा से है वही संबंध, तो जिस प्रकार बिल्ली का प्रिय शिकार चूहा है, उसी प्रकार शेर का प्रिय शिकार क्या है? हिरन है। किसी स्त्री की ओर संकेत करते हुए विनीत ने कहा, यह स्त्री मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। स्त्री से विनीत का क्या संबंध है? तो सबसे पहले तो दादाजी के इकलौती पुत्र विनीत के पिता, यानी इकलौते पुत्र की पुत्री यानी विनीत के पिता की पुत्री, तो विनीत की वो क्या हो गई? बहन हो गई। निम्नलिखित में से विसंगत को चुने, यानी कॉपर, जिंक, पीतल, टीन। तो पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि शेष सभी क्या है? धातु है, ठीक है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, बाकी सब क्या है? एक धातु है। दी गई अक्षर श्रृंखला को अगला पद होगा AZCXEV, ठीक है। अगला पद होगा तो AZCXEV यानी कि GT। 4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर से हैं और मंदिर जाना चाहते हैं। दाहिनी का मार्ग आपको कॉफ़ी हाउस से दूर है, सीधा सामने जाने पर मार्ग को कॉलेज की ओर ले जाता है। ज्ञात करें कि किस दिशा में है, ठीक है। तो किस दिशा में? तो पश्चिम दिशा में है, ठीक है। मंदिर किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में। निम्न में से उत्तर बताने वाली संख्या चुनकर लिखिए। यदि 56 × 72 इक्वल टू 79, 32 × 4 इक्वल टू 81, 9 × 12 इक्वल टू 34, 25 × 30 इक्वल 56, तो 49 × 42, ठीक है। तो जिस प्रकार 56 × 72 इक्वल टू
79, तो यानी 56/8 इक्वल टू 7 और 72/8 इक्वल टू 9 यानी कि 79। तो 32 गुना 4, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि 56/8, तो 8 सत्ते 56 और 72/8 यानी 8 9 72, तो क्या हो गया 79, ठीक है। ये पहला हो गया। अब 32 गुना 4 इक्वल टू 81 है, ठीक है। तो 32/4 यानी 4 8 32 और 4/4 यानी कि 4 एकम 4 यानी कि 81, ये हो गया दूसरा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब 9 गुना 12, ठीक है। 9 गुना 12 इक्वल टू 34, 9 गुना तो 9/3 यानी 3 3 9, ठीक है। 12/3 यानी कि 3 चौका 12 यानी कि 34, ये हो गया तीसरा, ठीक है। अब आया 25 गुना 30, तो 25/5 यानी कि 50 25 और 30/5 यानी 6 5 30 इक्वल टू 56, ये हो गया चौथा। अब आया 49 गुना 42, ठीक है। 49 गुना 42, तो 49/7 यानी कि 7 7 49, 42/7 यानी कि 7 6 42 इक्वल टू 76। प्रश्न 119 से 120 तक निम्नलिखित में से परस्पर संबंधित शब्दों को जोड़े। दिखाए गए उस जोड़े को चुनिए जो सर्वाधिक उपयोग संबंध वाले शब्दों को। उपग्रह, ग्रहपथ, ठीक है। तो जिस प्रकार उपग्रह अपने ग्रहपथ से गतिशील रहते हैं, उसी प्रकार क्षेपास्त्र को प्रक्षेपण मार्ग पर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। भुरभुरा और टूटना, तो जिस प्रकार भुरभुरा पदार्थ यानी आसानी से टूट जाता है, उसी प्रकार लचीला पदार्थ आसानी से क्या होता है, मुड़ जाता है। एक अपराध किया गया है और प्रभारी अधिकारी को मालूम है कि साक्षियों में से 2 झूठे हैं, लेकिन एक व्यक्ति सही बोल रहा है। आपको पता लगना है कि निम्नलिखित व्यक्ति में से कौन सा सही बोल रहा है। यानी अपराध की रात एक्स घर पर था और एक्स घर पर नहीं था, पी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर पी कहता है कि अपराध की रात एक्स घर पर था और आर समर्थन करता है कि पी जो कह रहा है वो सही है। अर्थात दोनों में से व्यक्ति समान, चूंकि 2 इसमें क्या है, झूठे हैं, ठीक है। 2 इसमें दे रहा है कि 2 व्यक्ति झूठे हैं। तो बोलते हैं एक सत्य बोलता है, तो क्यू सत्य बोलता है कि एक्स घर पर नहीं था। क्यू जो है वो सत्य बोलता है कि एक्स घर पर नहीं था। साय 1 बजे, ठीक है, बाद किसी घड़ी की यंत्रावली में कुछ खराबी हो गई और साय 1:30 यानी 1:30 बजे उसने 2 घंटे बजाए, तो फिर वह घर हर आधे घंटे बाद बजती गई। आपको यह ज्ञात करना है कि उसने अगली बार कब सही समय पर घंटी बजाए। तो जिस तरह 1:30 बजे से रात्रि 12 बजे तक घड़ी गलत संख्या के घंटे बजाएगी और अगली बार प्रातः 12:30 बजे से बजे तक समय पर सही घंटे बजाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये वाला। उस युग्म का चयन कीजिए जो उसी संबंध में प्रदर्शित करता है जो मूल युग के घटकों के बीच जूते मोची, ठीक है। तो जिस प्रकार मोची जूता बनाता है, उसी प्रकार चश्मा साज जो है वो चश्मे बनाते हैं। 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ में को पूरा किया। आशीष से संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया। दौड़ किसने जीती? तो दौड़ पूरा करने के क्रम इस प्रकार, जैसे मोहित, राज, गौरव, सचित, आशीष, मोहित, ठीक है। और दौड़ में सबसे आगे कौन है? गौरव है, इसलिए दौड़ कौन जीता? गौरव जीता। नीचे दिए गए शब्द में निम्नलिखित कौन सा शब्द नहीं बनता है? ट्रिब्यूनल, इसमें कौन सा शब्द नहीं बनता? ट्रिब्यूनल में ई नहीं है, तो इससे ट्राइबल, इसमें जो है वो ट्राइबल शब्द नहीं बनेगा। निम्नलिखित में 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न का चयन कीजिए। जैसे कि मैं अपने वीडियो में हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि ये जो सवाल है वो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, यानी कौन सा अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आते हैं, कितने मतलब अंक के अनुसार, ठीक है। तो QUY है, ठीक है। तो QU, तो Q के 4 अंक के बाद U आता है, जैसे QRSTU, ठीक है। U के 4 अंक के बाद Y है, जैसे U, तो VWXY, ठीक है। इसी तरह से G के O है, तो G के बाद GHIJ के 4 अंक, K के बाद 4 अंक के बाद O, जैसे KLMNO, ठीक है। LPT, तो L के 4 अंक के बाद P आता है, LMNOP, और P के ठीक 4वें स्थान पर के बाद D आता है, जैसे PQRST। इसी तरह से
HLQ जो है इसमें भिन्न है, ठीक है। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, उस संख्या युग्म का चयन करें जो अंश से भिन्न है। तो यहाँ पर क्या है 12 और 146, तो 12 गुना 12 कर देंगे, 12 गुना 12 प्लस 2, ठीक है। तो 144 प्लस 2 इक्वल टू 146, 146, 5 65 है, ठीक है। तो 5 गुना 13, 5 गुना 13 प्लस 5 गुना 13, इसमें प्लस नहीं करेंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा 65, ठीक है 65। अब आया 8 और 104, तो 8 गुना 13 कर देंगे, 8 गुना 13 तो 104। 11 और 143 है, तो 11 गुना 13 कर देंगे तो 143। तो इसमें जो भिन्न है वो है 12 146। उस गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें जो चिन्हों के क्रमिक रूप से प्रस्थापित करते हुए दिया गया समीकरण संतुलित कर सकता है। यानी 14 11 552 23 29 इक्वल टू 159 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 14 गुना 11 माइनस 552 भागा 23 प्लस 29 इक्वल टू 159, यानी कि गुना माइनस भागा प्लस। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, जैसे कि ओमेटर, रेसिडेंस और जेमोटर तो एक ही शब्द से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये शब्द जो है वो जैसे ओमीटर जो है एक विद्युत उपकरण है, प्रतिरोध, और रेसिस्टेंस जो है मापने के काम आता है। उसी प्रकार जेमोटर जो है एक उपकरण है, और किण्वन जो है यानी दक्षता यानी कि फ्रैक्शन में से संबंधित है। दी गई शीट को जब घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो कौन सा अक्षर n वाले फलक से विपरीत फलक पर होगा। तो दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, ठीक है। तो जब एक सतह हमेशा होता है वो होता है ई पर। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम में निरूपित करता है, जैसे रूब्रिक, रूमाइनेट, रोज, रीडर, रिप, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो इसमें जो होगा वो होगा 4, जैसे रीडर, रिप, रोज, रब्रिक और रूमेनाइट, इस तरह से। विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है। विजय और अमित की वर्तमान आयु का योगफल 42 वर्ष है। विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो माना कि अमित की आयु क्या है, x वर्ष है, ठीक है। माना कि अमित की आयु इक्वल टू x वर्ष है, तो विजय की आयु इक्वल टू x माइनस 8 है, ठीक है। तो x प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 42, ठीक है। यानी कि 2x प्लस 42 प्लस 8 यानी कि 2x इक्वल टू 50, ठीक है। तो अब x इक्वल टू 25, क्योंकि 2 से 50 को डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अमित की आयु क्या है, 25 वर्ष है। अब यहाँ पर 25 माइनस 8 कर देंगे तो 17 वर्ष, यानी कि विजय की जो वर्तमान आयु है वो है 17 वर्ष। उस आकृति का चयन कर जो निम्न आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो जो प्रश्नवाचक स्थान पर आएगी वो है आकृति। P और Q पति पत्नी है। P का ससुर R की पत्नी का पिता है। Q T का भाई है। P का R की पत्नी से क्या संबंध है। तो P R की पत्नी की क्या है, भाभी है, क्योंकि T Q का भाई है, Q P के पति पत्नी है, और P R के भाभी ननद और पति पत्नी, तो ठीक है, इस तरह से क्या है, भाभी होगी। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब चयन करने जब दर्पण को दर्शाए गए अनुसार P Q पर रखा जाता है तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से इसका बनेगा, ठीक है।
दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों के तात्कालिक रूप से अनुसरण करता है। सभी ऊँट कबूतर है, कुछ कबूतर बाज है। सभी ऊँट बाज है, कुछ ऊँट बाज है। कुछ बाज कबूतर है, कुछ कबूतर ऊँट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा मैं आपको बता दूं, वो है निष्कर्ष 3 और 4 दोनों अनुसरण करते हैं। जैसे कुछ बाज कबूतर है, कुछ कबूतर ऊँट है, तो यह अनुसरण जो है वो दोनों करते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दोनों शब्द ठीक है उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न शब्द युग्म में दोनों शब्द संबंधित है। चम्मच और बर्तन, तो जिस प्रकार चम्मच बर्तन के अंतर्गत आता है उसी प्रकार स्कूटर जो है वो वाहन के अंतर्गत आता है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 2, 4, 5, 19, 71। ठीक है, तो 2, 4 यानी कि 2 + 2 कर देंगे तो 4। ठीक है, 2 + 2 तो 4। ठीक है, और 4 × 2 - 3 यानी 4 दूनी 8 - 3 = 5। ठीक है, और 5 × 3 + 4 यानी 15 + 4 = 19। इसी तरह से इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पर जो स्थान है वहाँ पर 361 आएंगे। तो अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी SLIM MHQO COLD इस तरह से। तो ये भी क्या है, अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार तो इसे SLIM है, मतलब स्लिम। ठीक है, तो आई के 4 अंक के बाद एम आता है, जैसे IJKLM। ठीक है, एल के 4 अंक पहले एच आता है, जैसे GHIJKL। ठीक है, इस तरह से। तो ये अल्फ़ाबेट के नंबर यानी कोल्ड यानी कि CDLO यानी कि GZPK इस तरह से है वो जो संबंधित है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज इस तरह से हम लोग इसको एक देंगे, जैसे O, फिर यहाँ पर N, फिर इसके अंदर में M। ठीक है, उसके बाद L K J H I, फिर यहाँ पर G F E D C B A इस तरह से है। यानी टोटल इसमें कितने त्रिभुज है, तो 12 त्रिभुज है। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। तो जो घुमाने की अनुमति नहीं है वो है ये वाली। कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज काटने का प्रकार निम्न आकृति में दर्शाया गया। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, तो खोलने पर तो कागज के प्रश्न का मतलब यहाँ पर खोलने के बाद जो है वो इस तरह से हमें दिखाई देगा। किसी निश्चित कूट भाषा में किसी निश्चित कूट भाषा में ब्यून को BDFNPY लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्रॉमिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉमिस को जो है ए अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, यानी बी जो है BDDENOY इस तरह से है। तो यहाँ पर सभी स्वर क्या है, भवेल में है, यानी भवेल में सिर्फ एक जोड़ना है। तो यहाँ पर प्रॉमिस जो है, तो प्रॉमिस को हम लोग क्या लिखेंगे, FGMPPRS। ठीक है, इस तरह से। उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई अक्षर श्रेणी में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर श्रेणी यानी A, ठीक है, ACE, ठीक है, ACE, ठीक है, ACE, ठीक है, GB, फिर यहाँ पर D और F, ठीक है, D और F। उसके बाद यहाँ पर भी DF, ठीक है, DF, फिर यहाँ पर BDF इस तरह से है, यानी कि CEDF DF BDF। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयोजन नीचे दिए गए वेन आरेख का उचित रूप से निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूप निरूपित करता है महिला, पुत्री और
बहन, महिला पुत्री और बहन, महिला पुत्री और बहन, ठीक है, इस तरह से। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्या संबंधित है, यानी 8, 44, 224। तो 8 यहाँ पर 8 गुने 5 प्लस 4, यानी 4, 8 5 40 प्लस 4 इक्वल टू 44, ठीक है। 44 गुना 5 प्लस 4 यानी कि 220 प्लस 4 इक्वल टू 224, ठीक है। उसी प्रकार इसमें जो संबंधित है वो है 11, 59, 299, इसी तरह से संबंधित है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें, यानी इसमें भिन्न शब्द का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो स्पष्टार्थ यानी उभयभावी, ठीक है, संशयग्रस्त सभी जो है समानार्थी शब्द हैं, जबकि निश्चित जो है वो विपरीत शब्द है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न सेट की संख्या संबंधित है, यानी इसी वीडियो में मैं पिछले वाला सवाल बताएं उसी तरह से भी बनेंगे। तो इसमें जो संबंधित है वो है 63, 132, 205, ठीक है। अब इसमें क्या है तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर सॉल्व हो जाएगा तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं होगा तो भी बताइएगा, ठीक है। किस निश्चित कूट भाषा में सेंड को 168 लिखा जाता है उसी कूट भाषा में पर्पस को किस प्रकार लिखा जाएगा, पर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार सेंड यानी कि एस जो है 19वें स्थान पर है, ई जो है 5वें, एन 14 और डी 4 यानी 42, और 42 गुना 4 कर देंगे यानी टोटल 4 अक्षर है तो 168। उसी प्रकार पर्स को लिखेंगे तो पी 16 स्थान पर, यू 21, आर 18, एस 19 और ई 5 यानी 69, 79, और 79 में 5 संख्या है तो 5 से गुना कर देंगे तो 395। उस विकल्प का चयन कर जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, यानी कि 25, ठीक है। तो 25 गुना 25 प्लस 5, ठीक है, 25 गुना 25 प्लस 5, ठीक है, यानी कि 745 प्लस 5 यानी 750, ठीक है। उसी तरह से 30 गुना 30 प्लस 5 यानी कि 1045 प्लस 5 यानी 1050, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझसे किसी शब्द का सही उच्चारण करने में या मैं किसी प्रश्न को सही से नहीं समझा पाई तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन एक अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। थैंक यू सो मच, और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।